शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11 के। 2 घंटे का टाइम बायोलॉजी के लिए हर रोज देना है आप लोगों को, इट्स इनफ। जिसमें 200 MCQ सॉल्व होने चाहिए। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी तरह से रीड होनी चाहिए अलॉन्ग विद द समरी। तो ये चीज को भी आप ध्यान रखें। मैं हमेशा बोलते आया हूँ, जो बच्चे मेरे पास 2 साल से पढ़े हैं उनको ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर है। तो टेक्स्ट बुक रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा आज के डेट में। ये 2 महीने में यदि 5 to 7 टाइम्स टेक्स्ट बुक रीड हो गई ना बेटा, तो समझ लो बायोलॉजी में 300 के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे आप लोग। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना या सिर्फ पेपर सॉल्व करना, इससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप टाइम बिल्कुल ना बिगाड़े जो एनसीईआरटी के सिलेबस के बाहर का है या तो पुराने सिलेबस का है। बात की जाए तो 2008 से पहले एनसीईआरटी का सिलेबस डिफरेंट था। 2008 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है। तो लास्ट 33 इयर्स के पेपर में हमेशा आपको बोलता था 11th और 12th स्टैंडर्ड के उसको सॉल्व करो। लेकिन अब लास्ट 2 मंथ में बहुत ही प्रिसाइज और स्पेसिफिक हो जाके आपको काम करना पड़ेगा। आप लास्ट 12 इयर्स के पेपर्स को ही सॉल्व करें अब। ओके, यदि कोई ऐसा बच्चा है कि जो अब शुरू करने वाला है तो उसके लिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि लास्ट 12 इयर्स के पेपर को सॉल्व करें नीट वाले। ओके बेटा, 5 to 7 टाइम्स आपकी एनसीईआरटी रीड हो जाती है। लास्ट 12 इयर्स के आप पेपर बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस करके सॉल्व करते हो, राइट। आपकी नोट्स जो आपके पास होगी वो आप रीड करते हो, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर द बायोलॉजी। 2 आवर्स का शेड्यूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये करना है आप लोगों को। सेल्फ स्टडी 2 आवर्स की होनी ही चाहिए बायोलॉजी में। अलॉन्ग विद दैट इन आवर एप्लीकेशन स्टैंडर्ड 11 का सभी कोर्स कंटेंट आपके लिए ओपन किया हुआ है। ओके, हर रोज उसमें भी नए नए लेक्चर्स ऐड हो रहे हैं। एप्लीकेशन में से भी आप 11 स्टैंडर्ड का रिवीजन कर सकते हो हर एक चैप्टर का, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स भी है, नोट्स भी मेरी वहां पे दी हुई है आप लोगों को। ओके, तो 11th में आपके पास ना हो, आप लोग उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन करना है। जो बच्चे मेडिकल, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में ही जाना चाहते हैं उनके लिए नीट बहुत ही जरूरी होगा और उनको इतना काम करना होगा। सो टेक्स्ट बुक ओपन करनी है आपको स्टैंडर्ड 11 की। जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी मैं बात करूंगा। 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक निकाले आप लोग। आपके पास पेंसिल या कुछ होना चाहिए, कुछ लिखवाऊंगा वो नोट डाउन करने के लिए। ओके, सो प्लीज कीप इट विथ यू। देखिए, लिविंग वर्ल्ड की बात करने जा रहे हैं हम लोग। लिविंग वर्ल्ड क्रैश कोर्स में 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर से शुरू करते हैं हम। इट इज ऑन योर स्क्रीन। द लिविंग वर्ल्ड इज हियर। क्या बोला लिविंग वर्ल्ड के लिए? तो बेटा लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग से बात शुरू होती है। इस पैराग्राफ में से पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि विच इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग दिए गए हैं, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, कम टू अवर माइंड इमीडिएटली, ठीक है, या सेंस टू एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। तो ये 3 ऑप्शन हुए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस। इसके साथ में मेटाबॉलिज्म भी है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। ये भी कैरेक्टर्स लिविंग के होते हैं। आपको ऑप्शन में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ये 3 ऑप्शन दिए हैं और डी ऑप्शन होगा आपका ऑल अबाउ। तो 99% स्टूडेंट ऑल अबाउ लिखेंगे, बताएंगे सर एनसीईआरटी में आउच तो आप यूज है। हाँ, एनसीईआरटी में आप यूज है, पर व्हाट यू अंडरस्टैंड, आपने इससे क्या अंडरस्टैंड किया? एनसीईआरटी में तो दिया है, लेकिन बेटा आगे यदि आपने पढ़ा ग्रोथ के बारे में एनसीईआरटी में से, तो आपको यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग। क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन यदि देखी जाए तो इंक्रीज इन साइज एंड वेट इज कंसिडर्ड एज एन ग्रोथ फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ होता है, जैसे कि माउंटेन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देन सैंड माउंट्स का एग्जांपल है, बोल्डर्स का एग्जांपल्स है, छोटे छोटे हिल्स जिसको बोलते हो आप लोग। तो माउंटेन वगैरह है वो भी आफ्टर सम सेंचुरीज उसका साइज भी तो बढ़ता है। ग्लेशियल जिसको आप बोलते हो, ओके, तो आइसबर्ग जिसको आप बोलते हो इन द ओशन, तो उसका भी साइज तो बढ़ता है ना।
तो वो भी तो ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी कर सकता है, और इसलिए ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर द लिविंग। भी जो ग्रोथ करेगा वो लिविंग ही है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, आप सैंड में भी खेलते हो तो सैंड में छोटे बच्चे जो है वो मंदिर वगैरह बनाते होते हैं, घर बनाते होते हैं अपना। ओके, बोलते हैं मारू घर मोटू छे, मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, ऐसा छोटे बच्चे रेती बोलते हो आप, उसको सैंड कहते हैं, उसमें खेलते रहते हैं। ओके, तो बेटा वो तो ग्रोथ ही है ना, काइंड ऑफ, जिसमें साइज बढ़ रहा है, लेकिन वो तो सैंड है, नॉन लिविंग है। माउंटेन है, उसको लिविंग नहीं बोल सकते आप लोग, तो ग्रोथ तो उसमें भी हुआ। एंड दैट्स व्हाई ग्रोथ से आप लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ग्रोथ इज नॉट द आंसर। रिप्रोडक्शन की बात करो, भाई लिविंग होगा तो रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन जो रिप्रोडक्शन करेगा वही लिविंग, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप जानते हो ऐसे कपल्स होते हैं ह्यूमन में जो स्टेराइल होते हैं, मतलब अनएबल टू रिप्रोड्यूस। सिंपली आप आपकी सोसाइटी में कहीं पे भी आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं। ओके, ऐसे कोई अंकल आंटी को आप देखते होंगे, जानते होंगे, जिनका ऑफस्प्रिंग नहीं, उनके बच्चे नहीं है, तो क्या वो लिविंग नहीं है भाई? लिविंग ही तो है। सो रिप्रोडक्शन करेगा वही लिविंग, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई अगेन रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग। एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ओके, एनवायरमेंट को सेंस करना ये लिविंग का ही कैरेक्टर होता है, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई देना ये लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, राइट तो ये तीन यदि ऑप्शन में दिए गए हो तो आपको सेंस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ये आंसर में लिखना होता है। बेटा मेटाबॉलिज्म की भी बात की हुई है यहाँ पर। मेटाबॉलिज्म के लिए भी आपने एनसीईआरटी में 3rd पेज पे दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म के लिए भी। तो मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज टुगेदर। एनाबॉलिक मतलब सिंथेटिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक मतलब डिग्रेडिंग प्रोसेस, राइट तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों साथ में चलती है, तो उसको आप मेटाबॉलिज्म बोलते हो। लिविंग बॉडी के अंदर होता है, दैट इज ट्रू, but whenever we do any experiment in the laboratory outside the body, outside the living system, outside the cell, तो उसमें आप लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में कुछ डिसइंटीग्रेट करते हो, डिग्रेड करते हो, या कुछ सिंथेसाइज भी तो कर सकते हो। तो बनना और टूटना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यही प्रोसेस लेबोरेटरी के अंदर आप टेस्ट ट्यूब में भी तो कर रहे हो। ओके, कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहा है तो उसमें भी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। इज इट क्लियर? तो वो भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही है, जिसको आप इन विट्रो कहते हो, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी। ओके, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पॉसिबल है, और इसलिए हम बोलते हैं ना बेटा कि भाई मेटाबॉलिज्म होगा तो वो लिविंग के अंदर ही होगा, ऐसा बोलना बोलेंगे हम कि इट इज नॉट प्रॉपर। ओके, कि भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा उसको ही लिविंग बोलेंगे, ये प्रॉपरली हम नहीं बोल सकते। तो ये भी आपका एक कंसेप्ट हुआ, याद रखें। हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होता है वो लिविंग होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस, बट मेटाबॉलिक प्रोसेस को हमेशा लिविंग बोलना जरूरी नहीं है, बिकॉज इट कैन अकर आउटसाइड द बॉडी, जिसको यहाँ पर इन विट्रो कहा गया है, राइट इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। आप जानते हो इन विवो कहा होता तो इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी होता है बेटा। तो ये इस तरह से लिविंग का कैरेक्टर कौन सा, यही एक घिसा पिटा क्वेश्चन हर दफा नीट वाले, एनटीए वाले या एआईपीएमटी वाले पहले पूछते थे। तो इस पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग आपका ये होना चाहिए। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने बताए आपको, कि ग्रोथ वाले एग्जांपल्स मैंने बताए बेटा, और यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस इन ग्रोथ फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में ग्रोथ कैसा और नॉन लिविंग में कैसा, ये कैसे पता चले? तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि लिविंग का ग्रोथ इनर साइड से होता है एंड नॉन लिविंग का ग्रोथ आउटर सरफेस पे होता है। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आई रिपीट अगेन, एज फार एज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसर्न, ग्रोथ इज फ्रॉम इनर टू आउटसाइड, बट इफ वी टॉक अबाउट द नॉन लिविंग, तो उसमें क्या होगा बेटा, ग्रोथ जो है वो कैसा होगा, तो ग्रोथ फ्रॉम आउटर सरफेस ओनली। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रखना है इस चीज को। तो ये भी एक और कंसेप्ट हो गया आप लोगों का बेटा, ग्रोथ के लिए मैंने बात की।
देन रिप्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रिप्रोडक्शन में यहाँ पे टेक्स्ट बुक वालों ने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। यस, म्यूल का एग्जांपल है, आप जानते हो, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में यदि रिप्रोडक्शन हुआ इंटरसेक्स, ओके, तो उसको आप ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हो? म्यूल बोलते हो। बेटा दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में यदि रिप्रोडक्शन होता है तो उनका ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होता। ग्रोथ की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है, म्यूल इज एन एग्जांपल जो स्टेराइल है लेकिन लिविंग तो है। देन स्टेराइल वर्कर बी, आप वर्कर बी के बारे में जानते हो, जेनेटिक्स में आप पढ़े हो, ओके। तो वर्कर बी होती है फीमेल जो स्टेराइल होती है, तो ये भी लिविंग ही होगा। एन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जिसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो ऑब्वियसली वो लिविंग तो है ही, लेकिन उन्होंने रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म नहीं बना उनका, लेकिन है तो लिविंग ही। तो तीन एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट में दिए हुए हैं, तो इसको याद रखें बेटा लोग। ओके, फिर यहाँ पर और एक ये कंसेप्ट है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, अमीबा हुआ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, we are not very clear about the usage of these two words, growth and reproduction। जैसे बताया मैंने कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए बोलते हो आप इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन के लिए बोलते हो कि न्यू सेल का बनना। सेलुलर लेवल पे बात की जाए तो, यूनिसेलुलर की बात की जाए तो, है ना, तो ये तो दोनों सेम ही होगा, दोनों का आउटकम सेम है। ग्रोथ में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा, रिप्रोडक्शन में नए सेल्स बनेंगे, नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, और इसलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बिकॉज आउटकम ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम। आउटकम वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो बेटा लोग इसको आप याद रखें इस तरह से। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाबॉलिज्म मैंने बात कर ली ऑलरेडी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सेल से बना हुआ होगा, तो वो फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो लिविंग है, लाइफ फॉर्म मतलब लिविंग की बात कर रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आप जानते हो कि लिविंग किसको बोलेंगे? भाई सेल तो होना चाहिए उसमें, सेल ही नहीं है तो लिविंग नहीं, ओके। इसलिए उसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है सेल को। तो ये स्टेटमेंट याद रखें आप। कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट की बात की मैंने, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, कॉन्शियसनेस वर्ड का इस्तेमाल भी हो सकता है, ओके। सेंस टू द एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं इसको, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस के लिए अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं जो सिनोनिम्स है। तो बच्चा इसको भी याद रखें आप लोग, ये क्वेश्चन आपकी 2021 नीट में हो सकता है, ध्यान रखें इसको, ओके। फिर प्लांट किसको रिस्पॉन्ड करता है? ये एक सिंपल क्वेश्चन बनता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्ड करता है। फिर आप लोगों ने फोटोपीरियडिज्म भी पढ़ा हुआ है, फोटोपीरियडिज्म आप जानते हो 11th स्टैंडर्ड के 15th चैप्टर में, ओके। लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के बारे में बात होती है। तो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए हमने पढ़ाया था। फिर बेटा यहाँ पे मैं ब्रेंडेड ह्यूमन की बात करूँ, कोई पेशेंट है जिसका ब्रेंडेड हो चुका है, ओके। तो ब्रेंडेड मतलब क्या होगा कि उसके ग्रेजुअली सारे ऑर्गन्स काम करते बंद हो जाएंगे, उसको ब्रेंडेड कहते हैं बेटा, ओके। और कोई इंडिविजुअल कोमा में चला गया है, कोमा में चला जाना मतलब क्या? वो ब्रेंडेड नहीं है बेटा, कोमा में गया हुआ इंडिविजुअल, ओके। कोमा में गया है मतलब क्या? वो वापस भी आ सकता है, उसको डेड आप नहीं बोल सकते ना, ठीक है। हाँ, उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली मोर्फो से हमें ऐसा लगेगा, लेकिन बेटा उसके प्यूपिल्स जो होंगे उसके ऊपर जैसे लाइट आप इंसिडेंट करोगे ना, तो उसके प्यूपिल की मूवमेंट दिखेगी, भले ही वो इंडिविजुअल कोमा में चला गया है, ओके। तो लाइट के सामने उसने रिस्पॉन्ड तो किया ना, तो ऑब्वियस बात है वो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई तो करता ही है, ओके। हाँ, उतना नहीं करेगा जितना कोई हेल्दी इंडिविजुअल करेगा, लेकिन प्यूपिल रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, और उसी से डिसाइड होता है कि भाई ये अभी तक जिंदा है। उसकी फ्लिकरिंग नहीं होंगी आइस की, वो ना कोई हाथ पैर को घुमा सकता है, वो तो सिर्फ बेड पे पड़ा हुआ है पेशेंट आपका, ओके। लेकिन वो जिंदा है, ये इसी से आपको पता चलेगा कि वो रिस्पॉन्ड तो करेगा ही करेगा बेटा, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, फाइन।
ये क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन द कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय द मशीन विद replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patient who never come back to normal life, living or not living? तो बेटा है तो वो लिविंग ही। ओके, मैंने आपको बताया कि उसको आपको लिविंग ही कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, इसको लेके आपका अंडरस्टैंडिंग चेक किया जा सकता है नीट में। मैंने बताया था नीट में आप एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़े हो वो ही चेक करते हैं ये लोग कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। ओके, ऐसा नहीं होगा बेटा सीधे सीधे स्टेटमेंट आपको उठा के पूछ लिया। हाँ, मैं समझता हूँ कि 90 में से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे। ओके, 90 में से 60 क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई 5 to 7 टाइम्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ ली होगी तो वो 60 जितने क्वेश्चन तो आपके सिक्योर हो गए, समझ लो बायोलॉजी के। ओके, 240 के ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जो लास्ट 30 क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मैटर करेगा। आपके कंसेप्ट क्लियर कितने हैं वो आप वहां पे पता चल ही जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन होंगे, होने भी चाहिए। फाइन, आगे बात करें हम तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर बात की गई है इस पैराग्राफ में। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपल आप जानते हो बेटा कि सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। तो ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, राइट। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। ओके, कि सेल्स में से आप बोलते हो कि भाई टिश्यू बनी है, लेकिन टिश्यू में इंपॉर्टेंट होगा सेल्स की प्रेजेंस और सेल्स का इंटरेक्शन। If cells do not interact with each other, ओके, सेल्स यदि इंटरेक्ट नहीं करते तो उसको टिश्यू नहीं बोल सकते ना आप लोग। ओके, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, पहले भी बता चुका हूं ये कि मैं आपको बहुत सारे सेल्स दे दूं हाथ में, लो भाई आप बता सेल्स। ओके, बहुत सारे सेल्स मैंने आपको दे दिए, तो क्या आप उसको टिश्यू कहोगे? तो ऑब्वियसली नॉट। भाई टिश्यू तभी बनेगा जब सेल्स इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। So what is more important? Presence of cell is more important or interaction between the cells is more important? तो obviously interaction of the cells is important. अब मैं पूछूं cells are formed of what? Cells किससे बनते हैं? तो आप बताओगे सेल जो है वो ऑर्गेनल और मेम्ब्रेन से बनते हैं। ओके, सो बेटा ऑर्गेनल साथ में रख दिए तो उसको सेल नहीं बोला जाएगा। हर एक सेल ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ कोरिलेट होना चाहिए, इंटरेक्ट होना चाहिए। न्यूक्लियस सभी ऑर्गेनल को रेगुलेट करता है, तभी तो आप उसको सेल कहते हो। सो व्हाट इज अगेन इंपॉर्टेंट? इंटरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, तो ये इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाते हो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, सो इंटरेक्शन बिटवीन द यूनिट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रेजेंस ऑफ द यूनिट्स। ओके, फिर वो सेल हो, टिश्यू हो या ऑर्गन हो। तो बच्चा लोग इसको भी आप याद रखें, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट ही कंसिडर होगा। ओके, तो ये रिफ्रेश हो रहा है आप लोगों को, ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, राइट बेटा। हायरार्की बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी को, हर एक लेवल पे बढ़ती जाती है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सेल से टिश्यू का कॉम्प्लेक्शन ज्यादा होगा, टिश्यू से ऑर्गन के ऊपर ज्यादा होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट द हायर लेवल। ये चीज भी आप कहीं पर लिख लेना। ओके, हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। फाइन, फिर बेटा यहाँ पर देखे आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर डेफिनेशन एनसीईआरटी में पढ़ी है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स। इंटरैक्टिव सिस्टम्स है कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिविंग जो इस पेज पे यहाँ पर दी हुई है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स। ओके, इंटरैक्टिव होते हैं ना उसकी बॉडी के हर एक कंपोनेंट, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये जानते हो आप लोग, बायोलॉजी, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वगैरह वगैरह ये सब ठीक है। तो लिविंग की डेफिनेशन को बेटा याद रखें यहाँ पर। यस, डाइवर्सिटी ऑफ द इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात की हुई है और मैं साथ में बात करूंगा वेरिएशंस की। तो बच्चों
बायोडाइवर्सिटी और वेरिएशन में क्या फर्क है, इसको मैं क्लियर करवाऊँ आप लोगों को कि when we talk about biodiversity, it means we are talking about the all living organisms present in the biosphere. ओके, बायोस्फीयर पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ओके, बहुत दफा समझा चुका हूं, मैं रिफ्रेश करवा रहा हूं आपके सारे कंसेप्ट, ऐसी कुछ भी ज्यादा बात नहीं होगी, जो मेरे बच्चे 2 साल से मेरे पास पढ़े उनको पता नहीं, याद नहीं। ओके, लेकिन फिर भी रिफ्रेश करना जरूरी कि बेटा लोग बायोडाइवर्सिटी में, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं हमेशा कि आप घर से निकल के स्कूल में जा रहे हो या ट्यूशन में आ रहे हो तो रास्ते में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे, आपको सारे ह्यूमन से दिखेंगे ऐसा नहीं, बे एलिफेंट जाता होगा या हॉर्स होगा या कैमल होगा या डॉग होगा, आप उसको पहचानते हो। बहुत सारे प्लांट होंगे, सारे के सारे आप देखोगे तो बनियन ट्री होंगे ऐसा नहीं है, मैंगो ट्री होगा ऐसा नहीं, या पीपल ट्री होगा ऐसा नहीं, अलग अलग ट्रीज को भी आप पहचानते हो। तो ऑल डिफरेंट स्पीशीज ओके आपको वहां पर दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इफ यू कंपेयर ह्यूमन विद द कॉकरोच, if you compare cockroach with the rat, if you compare rat with the lion, तो ये अलग अलग स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म हुए ना। तो when you are comparing the different species, you are doing या you are studying biodiversity. Is it clear? बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग की बात होती है, अलग अलग स्पीशीज की बात होती है, लेकिन वेरिएशन की यदि बात की जाए तो वेरिएशन विद इन द स्पीशीज होता है। वेरिएशन इज ऑलवेज विद इन द स्पीशीज। मतलब क्या, आप सिंपल चीज है ओके आप शाहरुख खान की बात कर रहे हो या सलमान खान की बात कर रहे हो, भाई दोनों ह्यूमन हैं ओके, तो उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। हाँ, फिर आलिया भट्ट के लिए या फिर वो कौन दिशा पटनी के बारे में बात कर रहे हो, है ना, लव ठक्कर, तो वो क्या होगा, वो भी तो ऑब्वियसली वेरिएशन होगा ना। भाई दोनों में क्या फर्क है, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स, हम सब जो क्लास अटेंड कर रहे हो आप सारे बच्चे, और मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, मैं आपको मानता हूँ, आप मेरे को मान लो ह्यूमन, तो हमारे बीच में भी तो डिफरेंसेस है ना। ओके, तो उसको हम वेरिएशन कहेंगे। वी आर बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। तो बेसिक चीज क्या हुई, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएशन, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक, बायोडाइवर्सिटी, दैट्स इट। क्लियर बेटा, इसको अप्लाई किया जाएगा, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कितना हुआ है आपने, इसको चेक करना है मुझे, फर्स्ट चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछना है। तो आगे स्पीशीज के डेफिनेशन में सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ओके, सोलेनम मेलोंजेना, ये साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, याद है ना, इसी चैप्टर में है, आगे बताता हूं। तो बेटा देखो, सोलेनम इज द जीनस, नाइग्रम हुआ, मेलोंजेना हुआ, ट्यूबरोसम हुआ, ये तो स्पीशीज हुए। तो ये अलग अलग स्पीशीज है, आप समझते हो इसको, अलग अलग प्लांट के ये स्पीशीज हुए। तो ये 3 स्पीशीज आपको दिए हुए हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या कहोगे, इज इट वेरिएशन और इज इट बायोडाइवर्सिटी? नाउ यू आंसर मी, आप आंसर टाइप कर सकते हो। यस गुड, वेद शाबाश, यस बेटा शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर में वेरिएशन ही लिख के आते हैं, मेरे बच्चे बायोडाइवर्सिटी ही लिखेंगे, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, शाबाश। ओके, तो ऑब्वियस बात है बायोडाइवर्सिटी ही लिखना पड़ता है उसको, क्योंकि स्पीशीज अलग अलग है भाई। ओके, तो बेटा गुड, आपको बायोडाइवर्सिटी और वेरिएशंस के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, और एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, रेंज क्या है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज है जिसको अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, एंड मोर देन 50 मिलियन स्पीशीज होती है टोटल, 50 मिलियन 50। ओके, लेकिन उसमें से अभी 1.7 से 1.8 मिलियन तक ही पहुंच चुके गए ये साइंटिस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को तो अभी आइडेंटिफाई करना भी बाकी है। तो ये बायोडाइवर्सिटी की बात हुई बच्चस। अब नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन की बात कर लूं मैं, तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? तो भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से ओके कोई नाम देना है, तो दैट मेथड, दैट प्रोसेस, दैट फेमिनिन इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर।
Okay, with the help of scientific rules, we give the scientific name to the organism, and that method is called nomenclature. नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम ही दिए जाते हैं। नोमेनक्लेचर जरूरी होता है क्योंकि ये यूनिवर्सल नाम होते हैं। ओके, होमोसेपियंस मैं पूछूं भाई कौन होते हैं, तो आप बोलोगे ह्यूमन। फिर मैं ऐसा पूछूं भाई इंडिया वाले ह्यूमन या अमेरिका वाले ह्यूमन, ओके, रशिया वाले या पाकिस्तान वाले, तो बोलोगे आप लोग सभी ह्यूमन के लिए। फिर आप अमेरिका में जाके पूछते हो ह्यूमन का साइंटिफिक नाम, तो भी होमोसेपियंस आएगा। इंडिया में पूछोगे तो भी होमोसेपियंस ही आएगा, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल। ओके, जो सबसे मेन चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है कि साइंटिफिक नाम तो यूनिवर्सल होता है। फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी आपने सुना था। कैरोलस लिनियस वाज द साइंटिस्ट जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपको दिया हुआ है। ओके, जीनस और स्पीशीज के नाम दिए जाते हैं। इसके बाद आगे मैं प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी में वापस करूंगा। तो ये नोमेनक्लेचर करने की बात हो रही है। बेटा नोमेनक्लेचर के बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, नेम प्लस कैरेक्टर। ओके, नाम के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को जोड़ दो तो वो बना आपका आइडेंटिफिकेशन। नेम प्लस कैरेक्टर इक्वल टू क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ये जाना आपने। तो नोमेनक्लेचर के बाद आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको करना पड़ता है उसका क्लासिफिकेशन। ओके, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इनटू स्मॉल और लार्जर ग्रुप्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्मॉल लार्जर ग्रुप में आप रखते हो। वी आइसोलेट on the basis of the similarities and dissimilarities, and that is called as an classification. Okay, in science which deals with nomenclature, identification and classification is taxonomy. भाई उसको आप taxonomy कहते हो। ओके, तो बेटा ये क्या होता है, ये मैंने बताया आपको, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी की बात की। आगे टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरे को पता है कि मैं 99% बोलूं, बिल्कुल ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं। 99% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ये दोनों में क्या फर्क है। आई विश कि मेरे सभी बच्चों को पता ही है, और पता है इसलिए मैं वापस पता करवा रहा हूं, है ना, ताकि मैं सही हूं हमेशा, मेरे बच्चों को आता है, सब भ्रम में ना रहूं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोमेनक्लेचर एंड सिस्टम, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो बेटा सिस्टमैटिक्स के लिए बोलते हैं भाई ब्रांच ऑफ स्टडी, जिसको बोला हुआ है यहाँ पे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म द डाइवर्सिटीज के स्टडी करते हो, मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द डाइवर्सिटीज, बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम इज द सिस्टमैटिक्स। ब्ला 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 ब्ला, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है या समझ में नहीं आता है। ओके, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, समझ लो। ओके, एक एग्जाम्पल लेके बात कराता हूं मैं। फाइन, के टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स में क्या फर्क है। एग्जाम्पल लेके बात करें, चलो मयूर जैन सामने से बोल रहा है आंसर, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मयूर जैन एक साइंटिस्ट है मान लेते हैं। ओके, कहीं पे जंगल में घूम रहा है, राइट, जंगल में उसको कोई एक ऑर्गेनिज्म दिख गया, ठीक है, उसने उसको ऑब्जर्व किया कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है, अभी तक कोई साइंटिस्ट को मिला नहीं, मयूर ने पहली दफा उसको ढूंढा है, उसकी डिस्कवरी है भाई ये तो। ओके, तो ऑब्जर्व करेगा उसको पहले, फाइन, देन उसका कुछ नाम रखने को ट्राई करेगा, उसका नाम रखेगा, उसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद नोमेनक्लेचर होगा। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखेगा भाई उसको विंग्स है, अच्छा ये एग लेकर रहा है, ओ उसको जॉज जो है वो गेट ट्रांसफॉर्म इनटू बिग, अच्छा फाइन, फोर आर्म जो है उसमें से विंग्स उसके बने हुए हैं, तो उसको पता चल रहा है भाई ये एव्स लग रहा है। वो और ऑब्जर्व करेगा, उसको कैरेक्टरिस्टिक उसके फाइंड आउट करेगा, और फिर क्लियर हुआ कि नहीं ये तो एव्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स एव्स जैसे है, उसके बोन्स भी पोरस है वगैरह वगैरह, उसको सारी चीजें उसके बारे में पता चल गई। तो मयूर जैन ने उसको क्लासिफाई किया, कहां पर, एव्स में क्लासिफाई किया। ओके, तो उसको ऑब्जर्व किया, उसका नाम दिया होगा, उसके कैरेक्टर्स को उसने देखा तो आइडेंटिफिकेशन हुआ, और फिर उसको क्लासिफाई कर दिया कि भाई तेरे ऐसे कैरेक्टर है तो तू एव्स ही होगा भाई।
तो मयूर जैन ने उस नए ऑर्गेनिज्म को यूज में रख दिया। तो ये काम क्या किया मयूर ने? तो मयूर जैन ये कर रहा था टेक्सोनॉमिकल स्टडी, इसने टेक्सोनॉमी किया। ओके, लेकिन अब मयूर क्या कर रहा है कि उस ऑर्गेनिज्म जो उसने क्लासिफाई किया था, नया ऑर्गेनिज्म था, उसको अदर एयूज के साथ में कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि एयूज में तो भाई तो बहुत सारी, ये तो क्लास है पूरा। ओके, तो एयूज में तो बहुत सारे जीनस है, स्पीशीज है, तो एयूज के अंदर होने वाले हर एक स्पीशीज के साथ उसने उस ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करना शुरू कर दिया। उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, कितने एग ले कर रहा है, ओके, कितने टाइम के बाद वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये सारी चीजें उसने उस ऑर्गेनिज्म को लेके अलग अलग उसी स्पीशीज, उसके साथ के सारी स्पीशीज के साथ कंपैरिजन कर दिया। ओके, तो मयूर ये कर रहा है सिस्टमैटिक्स। इज इट क्लियर? सिस्टमैटिक्स करने से उसको पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म और बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस हो रहा है, उसको इवोल्यूशन के बारे में भी पता चलेगा। ओके, इवोल्यूशन के बारे में कब पता चलेगा? वो देखेगा कनेक्टिंग लिंक कि इसके कैरेक्टर इन दोनों स्पीशीज को, फाइलम को या क्लास को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इंटर रिलेशनशिप भी पता चलेगा, इवोल्यूशन के बारे में उसको पता चलेगा। राइट, तो ये सिस्टमेटिक्स हुआ। तो बेटा लोग, सिस्टमेटिक्स और डाइवर्सिटी का ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। ओके, आई विश आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इस एग्जाम्पल को वापस आप अपने थॉट प्रोसेस में डालना और ज्यादा इसको क्लियर करना। फाइन, देखिए आगे। तो सिस्टमेटिक्स मैंने बताया, द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस यूज सिस्टमा नेचर है, इसको याद रखे भाई। द टाइटल फॉर हिज पब्लिकेशन, उसकी बुक है सिस्टमा नेचर है। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between the organism. Okay, evolution के बारे में भी ये पता करता है। तो ध्यान रखें, क्या था टेक्सोनॉमी, क्या होता है सिस्टमैटिक्स। ओके, यहाँ पर और एक चीज ICBN ICZN आपको दिया हुआ है बेटा। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसको भी याद रखें आप। ये हमेशा हम पूछते हैं, लास्ट 2017-18 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर साइंटिफिक नेम, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस की मैंने बात की। जेनेरिक नाम और स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज का नाम होता है, जिसमें एक एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ आपको, मंजीफेरा इंडिका, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है। Mangifera is the genus and Indica is the species. एक क्वेश्चन हमने ही ऐसा पूछा था कि which is the true scientific name from the given below. तो चारों के चारों ऑप्शन में Mangifera Indica ही था। ओके, चारों के चारों ऑप्शन A B C D या 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन लिए जाते हैं उसमें Mangifera Indica ही लिखा था, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग था। देखा जाए तो सभी चारों के चारों ऑप्शन में Mangifera Indica ही है, लेकिन M कैपिटल है जीनस का नाम, I स्पीशीज का नाम स्मॉल है, तो भाई ये सबसे सही साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है। ओके, जीनस कैपिटल और स्पीशीज स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यदि हैंड रिटन हुआ तो उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। यदि प्रिंट किया है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए। ओके, ऐसा भी हो सकता है ना बेटा कि Mangifera इंडिका ये M कैपिटल I स्मॉल वाला ही है, चारों के चारों ऑप्शन वो भी हो सकते हैं। चलो और एक वेरिएशन क्वेश्चन में, लेकिन जो इटैलिक्स में होगा वो सही होगा क्योंकि वो प्रिंटेड है। राइट बच्चस, तो ये इस तरह से ये 4 साइंटिफिक रूल जो है टेक्सोनॉमी के रूल्स, इसको लेके भी आपका अंडरस्टैंडिंग चेक किया जा सकता है। ओके, आप जानते हो कि लैटिन लैंग्वेज में ही नोमेनक्लेचर होते हैं हमेशा। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज होती है। इटैलिक्स में इसको प्रिंट किया जाता है। इटैलिक्स मतलब आप समझते हो कि सारे के सारे फॉन्ट जो है वो स्लैंट होते हैं। ओके, अंडरलाइन किया जाता है, मैंने बताया था हैंड रिटन हो तो। ओके, और जिस साइंटिस्ट ने इसका नोमेनक्लेचर किया होगा उसका नाम भी लिखा जाता है। ओके, तो Mangifera इंडिका L में यहाँ पर लिखूं तो L फॉर लीनियस, आप जानते हो। ओके, तो लैटिन याद रखें लीनियस,
बोला है यहाँ पे, बेंजीफेरा इंडिका लिन मतलब लिनियस साइंटिस्ट ने क्या था, इंडिकेटिंग दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। तो इसको भी याद रखें बच्चा। मैंने बात की क्लासिफिकेशन की आपको यहाँ पर, ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको टेक्सा के। अब ये टेक्सा क्या होता है, ओके, और कैटेगरी क्या होती है, इसका भी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देता हूँ। ओके, टेक्सा एंड कैटेगरी का डिफरेंस क्या है, टेक्सॉन भी बोलते हो आप, टेक्सा भी कहते हो। ओके, वैसे अपनी नोट्स में है 11th स्टैंडर्ड में जो मेरे से पढ़े उनके पास होगा, जो लोग के पास नोटबुक नहीं है या 11th में मेरे पास नहीं थे, वो लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर, एज आई टोल्ड अर्लियर, मेरी सारी नोट्स आपके लिए ओपन कर दी गई है, आप उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें। ओके, उसमें फ्लो चार्ट वगैरह बहुत सारी चीजें मैंने दी हुई है, इस चैप्टर को आज ही देखना। एज आई टोल्ड, मेरे को 2 घंटे का टाइम चाहिए आपका सेल्फ स्टडी का बायोलॉजी रिलेटेड, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग काम करें। ओके, मेरी नोट्स, टेक्स्ट बुक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइन, एनीवेज टेक्सा और कैटेगरी क्लियर करवा देता हूं मैं कि टेक्सा क्या होगा बेटा, द साइंटिफिक टर्म, ओके, को आप टेक्सा बोलते हो फॉर द एनी कैटेगरी इज कॉल्ड टेक्सा। साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी इज कॉल्ड टेक्सा। अब कैटेगरी और टेक्सा ये दोनों का मैं एग्जांपल लेके बताऊं, ओके, और टेक्सॉन ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। जैसे वीट, मैं वीट बोलूं तो आपके सामने वीट का पिक्चर आ जाता है, मैं कैट बोलूं, मैमल बोलूं, ओके, राइस बोलूं, प्लांट बोली, तो दिस ऑल आर क्या है ये, ओके, ये टेक्सॉन कह सकते हो इसको, कोई भी नाम के लिए जो साइंटिफिक वर्ड होगा वो टेक्सॉन होगा, राइट। लेकिन कैटेगरी क्या होती है, तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं उसका भी, और एक कि भाई आपके स्कूल में 1 to 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, रिसेस टाइम चल रहा है, सारे बच्चे कोई कैंपस में खेल रहे हैं, ओके, कोई क्लास में बैठ के चाय नाश्ता नाश्ता पानी कर रहे हैं, कोई लॉबी में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। ओके, मैं आपके स्कूल में एंटर होता हूँ कैंपस में, और कैंपस में मेरे को कोई एक बच्चा को मैं पूछता हूँ भाई तू कौन से स्टैंडर्ड में है, तो वो बोलेगा कि मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। ओके, तो जब वो मेरे को बोलता है 9th स्टैंडर्ड, मैं दूसरे को पूछता हूँ भाई कौन सा स्टैंडर्ड, तो बोलता है भाई 11th स्टैंडर्ड। कोई इसी को बोले भाई कौन सा स्टैंडर्ड, भाई 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो हर एक बच्चा मेरे को बोलता है मैं 9th स्टैंडर्ड का हूँ, 10th का हूँ या 12th का हूँ, उस तरह से अलग अलग बोलेंगे। सो दिस ऑल आर द टेक्सॉन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टेक्सॉन। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो उस मेंबर के साथ में होते हैं। 9th स्टैंडर्ड में वो एक ही बच्चा नहीं है, 10th में एक ही बच्चा नहीं होगा, 12th स्टैंडर्ड में एक ही बच्चा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे ना उस क्लास में, तो राइट, तो ये क्या होगा, इसको टेक्सॉन कहा जाएगा। लेकिन यदि वो बच्चा मेरे को कहता है कि भाई मैं हायर सेकेंडरी में हूं, मैं साइंस में हूं, मैं प्राइमरी में हूं, तो ये उसका कैटेगरी हो गया बेटा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो ये कैटेगरी क्या होगा, ये स्पीशीज, सब बोलते हैं, जीनस, ओके, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइन, फाइलम या डिवीजन, दिस ऑल आर द कैटेगरीज। और स्पीशीज बोलना, जीनस बोलना, ये सारा टेक्सा हो गया भाई। इज इट क्लियर? ओके, ये सारे नाम क्या हो गए, टेक्सा हो गए। तो कैटेगरी क्या है आपको पता चला, ड्यूरिंग द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके, हर एक ग्रुप को कोई एक स्टेटस दिया हुआ है भाई, 9th स्टैंडर्ड मतलब सेकेंडरी वाले, 12th स्टैंडर्ड मतलब हायर सेकेंडरी वाले, तो ये आपका स्टेटस हुआ। 12th स्टैंडर्ड मतलब हायर सेकेंडरी, ओके, 4th स्टैंडर्ड मतलब प्राइमरी, ठीक है भाई, बोलते हैं 9th स्टैंडर्ड मतलब सेकेंडरी। तो ये इस तरह से कैटेगरी होती है। टेक्सोनॉमी मैंने बता दिया था आपको। ओके, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, दिस इज कॉल्ड एज एन टेक्सोनॉमी। यहाँ पर देखें कैरेक्टराइजेशन, मतलब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो कैरेक्टर्स पता चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। बेटा ये सीक्वेंस नहीं है, हाँ, दिस आर द प्रोसेसेस इंक्लूडेड इन द नोमेनक्लेचर, ऐसा बताया हुआ है। Here it is not mentioned, it is the sequence of taxonomy. No, क्वेश्चन पूछा था किसी ने टेक्सोनॉमी के सीक्वेंस में, तो बेटा उसमें कैरेक्टराइजेशन के बाद नोमेनक्लेचर ही आना चाहिए, नोमेनक्लेचर के बाद ही आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन के बाद ही क्लासिफिकेशन आना चाहिए। ओके, पहले ऑब्जर्व करते हो, मयूर जैन जंगल में गया था, किसी एनिमल को देखा, तो उसने पहले ऑब्जर्व किया, उसके कैरेक्टर्स देखे, ऑब्जर्व करेगा तब कैरेक्टर्स देखेगा, फिर उसने नोमेनक्लेचर किया,
फिर उसके नाम के साथ में कैरेक्टर को जोड़ा तो आइडेंटिफिकेशन हुआ, और लास्ट में उसको क्लासिफिकेशन किया। तो सीक्वेंस अलग चीज है, एंड प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन द टेक्सोनॉमी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, बच्चे फिर पूछते कि सर जो आनो आंसर रॉन्ग है भाई એવું નથી। ओके, आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर करे, तो ध्यान रखना इस चीज को भी। ओके, सिस्टमेटिक्स क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिस्टम नेचर है, 2-3 दफा AIPMT में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। सिस्टमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स होता है। ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी और हायरार्की की बात की, टेक्सॉन मैंने बताया। ओके, each category referred to as unit of classification, they represent the rank and commonly called as an taxon, plural जिसका टैक्सा होता है। देन स्पीशीज की डेफिनेशन आप जानते हो, मैंने आपको ये सारे एग्जांपल दिए, मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, ये 3 अलग अलग नाम हुए जीनस और स्पीशीज के। कौन से स्पीशीज में कौन से होते हैं? सोलेनम में 3 होते हैं, आप जानते हो। जीनस की बात की जाए, पैंथेरा के अंदर 3 होते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो बेटा ये नाम भी आप याद रखना। ओके, हो सके तो एनसीईआरटी के अंदर जो यहाँ पे दिया हुआ ये स्पेस, इसके अंदर लिख देना आप लोग कि सोलेनम के अंदर कौन से 3 स्पीशीज है। ओके, फिर पैंथेरा के अंदर कौन से 3 स्पीशीज है, इसको लिख लेना। मैं नोट्स बनाने के बाद अब नहीं कर रहा हूँ, वो टाइम चला गया है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ आप लिख दे जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको आसान करेगा याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए। और बेटा इस तरह से यदि आप जो पढ़ रहे हो, जो बोल रहे हो वही लिख लिया ना, तो सीधा ब्रेन में छप जाएगा, याद रखना। ओके, ब्रेन की एक खुद की लैंग्वेज है, याद रखना। न्यूरो लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं, जो आप हाथ से लिखते हो, बोलते हो, जो सोच रहे हो वो करोगे तो सीधा लिंक हो जाएगा आपके दिमाग में और हमेशा याद रहता है। ब्रेन को हेल्प करे आप। ये नीट यूजी के लिए ही नहीं, नीट पीजी में आप लोग जाओगे एमबीबीएस करने के बाद, उसमें भी ये सारे तरीके आपको काम लगने वाले हैं। तो लिख लेना बस कहीं पर। ओके, बहुत ही शॉर्ट में जो जरूरी है, जो कीवर्ड्स है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। नोट्स लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट नोट लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फैमिली के लिए भी सेम ऐसा ही करना बेटा, ठीक है। फेलिडे एंड कैनिडाई यहाँ पे दिया हुआ है, 2 डिफरेंट फैमिलीज की बात है। यहाँ पे फैमिलीज के अंदर बहुत सारे जीनस इंक्लूड होते हैं। ओके, सोलेनम, पेटोनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो यहाँ पर सोलेनेसी लिखे, उसके नीचे 3 कौन से जीनस है वो लिख लेना। उसी तरह से जीनस पैंथेरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड होते हैं। ओके, विद द जीनस फेलिस इन फेलिडे, तो फेलिडे लिखें और उसके नीचे 2 जीनस कौन से हैं, तो पैंथेरा और फेलिस। तो ये इस तरह से लिख देना बेटा, ओके, ताकि याद रखने में भी आसानी हो। फैमिली के अंदर आप जानते हो एई आता है एनिमल्स के लिए और CAAE आता है प्लांट के लिए। ओके, ये सफिक्स को भी आपको याद रखना है, सफिक्स कौन से होते हैं। तो बेटा ऐसा कोई स्पीशीज या फैमिली या जीनस का नाम दिया गया हो, सपोज मैं पहले बात करूं फैमिली की, तो ऐसा कोई फैमिली का नाम आपको दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। ओके, और आपको पता है कि इनमें से ये फैमिली कौन सी है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपने कभी पढ़े ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन आ गए, तो बेटा वहां पे रुके, देखे सफिक्स क्या है। यदि CEAE है तो वो प्लांट का फैमिली हुआ, AE हुआ, DAE या AE बोल सकते हो, तो वो एनिमल की फैमिली हुई। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, आप लोग ऐसी नहीं बोल सकते एनसीईआरटी ने बाहर में पूछा है, एनसीईआरटी में नहीं था वो पूछ लिया, आप ऐसा बहाना नहीं कर पाओगे हमेशा। ओके, ध्यान रखे बेटा। ऑर्डर के लिए भी वैसे ही चीज है। ओके, यहाँ पर दिया प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोलुलेसिएई, सोलेनेसिएई आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो ALES मोनियल्स ये ऑर्डर के लिए सफिक्स होता है। देखो ये फैमिली के CEAE है ना, सोलेनेसी हो या कन्वोलुलेसिएई हुआ, दोनों में सेम ही है, तो सफिक्स देखो फैमिली के सेम, और ये किसका है, ऑर्डर के लिए सफिक्स हुआ। तो बेटा ये याद रखना, कार्निवोरा तो सिंपल एनिमल के लिए है, उसी तरह से क्लास आपको दिए हुए हैं, फाइन, और फाइलम और डिवीजन आप जानते हो, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन प्लांट के लिए होते हैं, तो इसको भी आप ना भूले बेटा। ओके, एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया होगा, ये फाइलम है या डिवीजन है, क्लास के बाद दिया है,
ओके, दिस आर द डिफरेंट क्लास इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लास में से बना हुआ ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ते ध्यान रखना होगा कि ये प्लांट की बात कर रहा है भाई कि एनिमल की बात कर रहा है। उस तरह से आपके ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, फाइलम लिखना है आंसर में या डिवीजन लिखना है। अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है इस तरह से, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम पे और एग्जाम लिखते टाइम पे, ये चेक किया जाता है। दिस इज नेट। ओके, किंगडम वगैरह जानते हो, ये हायरार्की आप अच्छी तरह से समझते हो। बेटा साइंटिफिक नेम में ये चारों के चारों, ऑर्डर और फैमिली बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। बहुत दफा लोगों ने पूछा, होमिनिडी ह्यूमन के लिए, मैन के लिए पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और इन चारों में से कोई एक हो सकता है। पोएसियाई, ये शायद लास्ट 2019 या 20 में ही था, ये 18-19 में शायद। वीट का साइंटिफिक फैमिली क्या है, तो ये टेबल आपके लिए जरूरी होगा। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हर्बेरियम वगैरह जानते हो, जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ था। ओके, हर्बेरियम शीट के ऊपर क्या लिखते हो आप, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लॉजिकल एंड बॉटनिकल नेम्स वगैरह, कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीजें लिखनी होती है। तो ये एक एमसीक्यू हो सकता है आपका। बॉटनिकल गार्डन में ये क्यों बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये तीन का लोकेशन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए। सो प्लीज इसको भी ध्यान में रखें, एक दफा लिख लेना, दिमाग में रह जाएगा हमेशा। फिर म्यूजियम की बात करें तो इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट बॉक्स होते हैं, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ओके, और लार्ज एनिमल बर्ड्स और मैमल्स के लिए स्टफिंग मेथड बताया था कि इंटरनल ऑर्गन को निकाल देते हैं, उसके अंदर कॉटन और वेयर मतलब लकड़ी का भूसा बोलते हैं गुजराती में, तो उसको स्टफिंग कहा जाएगा। प्रिजर्वेटिव्स वहां पर रखे जाते हैं, तो बेटा वो स्टफिंग मेथड लार्ज एनिमल्स के लिए होता है, इनफैक्ट बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए स्टफिंग मेथड बोलते हैं। इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट बॉक्स होते हैं म्यूजियम के अंदर। जूलॉजिकल पार्क बहुत ही सिंपल है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछूं मैं तो इसमें से। बेटा की याद रखें, ओके, स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। ओके, लीड से बनता है की, जो कपलेट बोलते हैं। ओके, कोई एनिमल आपको मिला तो मैं आपको पूछूंगा विंग्स प्रेजेंट और एब्सेंट, तो विंग्स प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों में से एक ही सिलेक्ट करोगे, लेकिन स्टेटमेंट को कपलेट बोलेंगे। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। ओके, विंग्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो आप बोलोगे विंग्स प्रेजेंट है। फिर दूसरा लीड दे रहा हूँ मैं आपको, भाई ओवी पेरस है या वीवी पेरस है, तो आप बोलोगे ओवी पेरस है, एग लेकर रहा है, चलो ठीक। फिर तीसरा बोलूंगा जॉज आर प्रेजेंट और बीक इज प्रेजेंट, और जॉज प्रेजेंट, जॉज के ट्रांसफॉर्म टू बीक, तो आप बोलोगे बीक, जॉज के ट्रांसफॉर्म टू बीक लिख रहा है। तो ये तीन उसकी की हुई, ओके, जिसको लीड, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, और तीनों लीड को साथ में क्या बोलूंगा, की, टू आइडेंटिफाई दैट स्पीशीज। इज इट ओके? तो ये तीन के आंसर देने के बाद आप बता बोलोगे कि भाई ये तो एव्स है, भाई विंग्स है, एग ले कर रहा है, बीक है, तो भाई एव्स है। तो ये एव को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको क्या दिया, की। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड। इज इट क्लियर? तो याद रखें। फिर लास्ट में मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूं। आप गिर फॉरेस्ट में जा रहे हो, तो क्या गिर के फॉरेस्ट में सिर्फ लायन ही होगा भाई, दूसरे एनिमल्स तो होंगे ना, प्लांट भी है, दूसरे एनिमल्स भी है। तो गिर रीजन के अंदर जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट है, उसका इंफॉर्मेशन जिस बुक में होगा उसको मैं कैटलॉग बोलूंगा। ओके, बट व्हेन यू एंटर इनटू द गिर फॉरेस्ट टू ऑब्जर्व द लायन, so you should have the all information regarding the lion only, because you are going there to observe lion, Asiatic lion को देखना है आप लोगों को। So the information book which contain the about the lions only, all information, so that is called as a monograph. Okay, गिर के हर एक एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन कैटलॉग, सिर्फ लायन के बारे में मोनोग्राफ, मोनो मतलब सिंगल। मैनुअल और फ्लोरा, किसी रीजन में सिर्फ प्लांट की बात करते हो तो वो फ्लोरा होता है, लेकिन मैनुअल क्या होता है, मैनुअल मैनुअल मैनुअल
Manual are useful in providing information for identification of the names of the species found in an area. लो टेक्स्ट बुक वाला तो ये बोलता है भाई सिंपल है यार, किसी को आइडेंटिफाई करना है तो आपको मैन्युअल चाहिए। इज इट ओके? मैन्युअल क्या होगा कि कोई चीज बहुत सिंपल, कन्वर्ट करो इसको दूसरे प्रैक्टिकल एग्जांपल में। भाई रेसिपी बुक में खमण या ढोकला बनाना है तो आपने रेसिपी बुक में खमण बनाने के खमण का रेसिपी पढ़ोगे ना, कि पहले ये इतना लो, ये डालो, वो डालो, ठीक है। तो रेसिपी बुक में से खमण बना रहे हो आप लोग तो वो आपका मैन्युअल हुआ, बेसिक बहुत सिंपल एग्जांपल। दूसरा प्रैक्टिकल बुक केमिस्ट्री की, ओके, ये इतना लो, ये इतना डालो, फिर इसको इतना हिट करो, इसमें वाटर डालो, ठीक है, फिर उसमें H2SO4 डालो वगैरह वगैरह, आपको केमिस्ट्री लैब में बताया जाता है। ओके, तो वो आपका मोनो क्या हुआ, मैन्युअल हुआ, राइट। तो किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी होगा वो मैन्युअल होगा। सिंपल चीज है। मैं आपको भेज रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको भेज रहा हूँ किसी जंगल में और मैं मैन्युअल दे दिया कि भाई जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हो, सभी कैरेक्टर्स मैंने लिख के दे दिए, उसको जाके आइडेंटिफाई कर दो। तो आप देखोगे भाई कोई भी एनिमल दिखा कि भाई ये कैरेक्टर है, ये है, ये है, ये है, वो सारे कैरेक्टर्स लो, ये ऑर्गेनिज्म यही है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तुरंत ही ऑन द बेसिस ऑफ दैट गिवन कैरेक्टर्स, तो दैट इज गिवन इन द मैन्युअल, राइट। तो क्या होता है मैन्युअल, ये भी आपको शायद पता चल चुका होगा। आई विश के बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई और मैंने बताया सीक्वेंस फिर से याद रखें, 2 घंटे का सेल्फ स्टडी हर रोज, जिसमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, मेरी नोट्स पढ़ लेना अच्छी तरह से, ओके। 200 MCQ सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को 2 से 3 दफा पढ़ना है। एक दफा पढ़ के रख दिया ऐसा नहीं, एक ही दफा पढ़ो, दूसरी दफा वापस शुरू करो। एक ही पैराग्राफ 5 दफा मत पढ़ना बच्चा, ओके, कि 5 बार एनसीईआरटी नवा चैप्टर देखिए, वो कंसिडर नहीं था, ओके। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, एनालिसिस करते करते पढ़ना, हर एक डायग्राम को देखना, उसके नीचे लेबल क्या दिया, उसके लेबल है, सब टाइटल है, उसको पढ़ना। इस तरह से प्रिपरेशन करें आप लोग, 2 महीने काफी है नीट यूजी को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए। एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, आई एम टेलिंग यू, ओके, जिसका बायोलॉजी पक्का उसका मेडिकल पक्का, याद रखे। ऑल द बेस्ट।